हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने बोर मॉडल और उसकी पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ उसके जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसकी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा बात करी थी। आज है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो भी नील्स बोर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने इसके बारे में ही पूरा बताया था। अब आगे हम इसके डीप में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी इसी में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कोई भी सपोज़ एक जार लिया हमने, ठीक है, उसमें गैस है, सामने आपको दिख रहा होगा, उसमें गैस पार्टिकल्स हैं, तो उसमें एटम है गैस के। जब हम उसको हीट करते हैं नीचे से, ठीक है, हीट किया, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड होंगे, और एक्साइट होने के वजह से वो कुछ एनर्जी भी क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो रिलीज़ करने पर वो, मैंने आपको बताया था, कोई भी वाइट लाइट होती है तो हम उसको एमिट कराते हैं, तो वो क्या, विबग्योर आपको पता है, वॉयलेट वगैरह कलर वगैरह उसमें दिखते हैं, एमिट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जब रेज़ निकली, विजिबल ओनली पर्टिकुलर रेज़, कुछ ही रेज़ निकली, सारी रेज़ नहीं निकली, कुछ ही रेज़, जिन इलेक्ट्रॉनों ने हीट एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उन वही केवल विजिबल हुई हैं, बाकी की नहीं हुई हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, वॉयलेट कलर की दिखेगा कलर, रेड कलर का और ऑरेंज कलर। तो कुछ ही पर्टिकुलर रेज़ का दिखना, ऐसे जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इन स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं, सम रेज़ आर विजिबल स्पेक्ट्रम इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ ही रेज़ हमें दिखाई देती हैं, पर्टिकुलर रेज़, उन स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। और दूसरे एक और होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होता है, जितनी भी लाइन स्पेक्ट्रम दिखते हैं, उसमें सारे कलर हमें विजिबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये वाले जो स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें कुछ ही रेज़ हमें विजिबल होती हैं, बाकी सारी नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई सेंटर में आपको दिखता है प्रोटॉन है, उसके चारों ओर उसकी ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे n=1, n=2, n=3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज n=1, यानी कि 1 क्लास में है, k में, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो कोई गैस मॉलिक्यूल है, उसको हम इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करते अपने एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। n=1 से वो n=3 में चला गया, तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन की क्या, हर किसी की टेंडेंसी होती है कि ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, कि वो कोशिश करता है कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल में ही रहे। दुनिया का कोई भी चीज़ हो, जैसे आप ही हो, आपको भेज दिया जाए 5th फ्लोर पे, और आपको बोल दिया जाए आप वहाँ पर उस पॉइंट पे रहिए, किनारे पे रहिए और नीचे देखिए, ठीक है, तो आप खुद ही आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे हमें बहुत डर लग रहा है, हम नीचे आ जाएंगे, और ग्राउंड फ्लोर पे आप रहने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो लोअर एनर्जी लेवल में ही रहना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली, अब वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया, फिर वो वहीं से उसी एनर्जी लेवल से थर्ड से फर्स्ट में आ जाता है। कुछ एनर्जी, जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी ही एनर्जी वो एमिट कर देता है। रिटर्न्स बैक एनर्जीज एमिटेड, जब वो दोबारा अपने एनर्जी लेवल में आएगा तो वो कुछ एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, जितनी उसने ली थी वो उतनी एमिट कर देगा, और कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब भी करते हैं, वो केसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि n=1, यानी कि 1 से वो कहाँ जंप करा, 3 में, और 3 से कहाँ आ गया, वापस में। इसके आगे हम देखते हैं, इसके हैं एनर्जी इज़ एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो भी एनर्जी एमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो रेडिएशन की फॉर्म में या वेवलेंथ की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, क्या है वो सब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स एमिटेड एट फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ऐसा नहीं है वो किसी बीच में जाके इलेक्ट्रॉन जाके जो उनके n=1, n=3 या n=2 के बीच में जाके वो एमिट करेगा एनर्जी और बीच में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर एनर्जी ही रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से, जितना उनका एनर्जी डिफरेंस होता है बीच का। तो वेव्स एमिटेड एट फिक्स्ड एनर्जी लेवल, दिस इज़ कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे तो वो उतनी एनर्जी ही हमें क्या, स्पेक्ट्रम में दिखाई देगी, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में। तो दिस इज़ कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम।
एक क्वेश्चन है, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये सारी हिस्ट्री हम हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में कर रहे हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, जम्प्स फ्रॉम एन इक्वल्स टू 2, ठीक है, वो जंप कर रहा है एन इक्वल्स टू 2 से एन इक्वल्स टू 1 में। फाइंड द एनर्जी, और उसकी एनर्जी बताइए उस इलेक्ट्रॉन की, एंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, और जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो सपोज़ आप नीचे देख रहे हैं, इसका आंसर में कैसे निकालेंगे हम। एक प्रोटॉन है सेंटर में, आपको पता है उन्होंने केवल 2 ही एन की बात करी है, यानी कि 2 ही ऑर्बिट्स की बात करी है। तो एक हो गया एन इक्वल्स टू 1 और एक एन इक्वल्स टू 2, एक राउंड हो गया एन इक्वल्स टू 1 एक ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट उसके बाहर की तरफ। तो उन्होंने कहा है केवल जाने की बात नहीं की, केवल आने की। जंप करता है कहाँ से, एन इक्वल्स टू 2 से एन इक्वल्स टू 1, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से 2 से वो लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वो एमिट करेगा एनर्जी, ठीक है। तो वही लिखा है एमिटेड रेडिएशन। तो एमिटेड कितनी एनर्जी उसने रिलीज़ करी, वो हम कैसे निकालेंगे कि जितनी एनर्जी लेवल 2 की थी, ठीक है, एनर्जी लेवल 2 की जितनी एनर्जी थी, वो एनर्जी लेवल जो 1 है उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 में से 1 वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी एमिट करी एनर्जी। तो फार्मूला लगाते हैं हम, यह मैंने आपको पहले ही बताया, डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। और E2 E1 मैंने आपको पहले भी इसमें फॉर्मूले बताए हैं कि E2 E1 हम एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो वी नो दैट ई nth लेवल की एनर्जी के लिए इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड इज़ द, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, और एन मीन्स यहाँ पे किस एनर्जी, नंबर ऑफ एन इक्वल्स टू 1 और एन इक्वल्स टू 2, दो अलग अलग के लिए निकालेंगे। E2 के लिए हम यहाँ पे एन की वैल्यू टू रख देंगे, और E1 के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 रख देंगे, तब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू, हमने पूरी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं E2 माइनस E1 में। तो E2 के केस में -13.6 इंटू 1 की पावर स्क्वायर, 1 स्क्वायर, इट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। E2 क्या था, N2 क्या था, 2 था हमारा, तो 2 का स्क्वायर माइनस, और -13.6 ये E1 की वैल्यू है, 13.6 इंटू 10, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि वो n की वैल्यू 1 थी सेकंड केस में। E1 के केस में n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 रखी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13.6, और ये 13.6 प्लस का इसे आगे ले गया, और जो पहले वाला है आगे वाला है, यानी कि E2 की जो वैल्यू थी वो पीछे आ जाएगी क्योंकि माइनस की टर्म्स में। 13.6 अपॉन 4, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 10.2, यानी कि N2 से n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप किया तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ करी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, Hc अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव्स की एनर्जी होती है, हम एनर्जी को हम किस टर्म्स में लिख सकते हैं, Hc अपॉन लैम्डा। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, और c है हमारी स्पीड ऑफ द लाइट। तो हम इससे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा ई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 10.02 वोल्ट, और Hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 10.2, हम उसके इक्वल्स टू में उसको रखेंगे तो वैल्यू ऑफ Hc इज़ द कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ लाइट फिक्स्ड होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 12375। तो 10.2 Hc की वैल्यू 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी, 1213.2 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। नेक्स्ट है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वो अभी हमने फार्मूला उसमें देखा, लेकिन वो फार्मूला बनता कैसे उसके बारे में भी आप देख लीजिए। इफ़ इलेक्ट्रॉन जंप n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से, यानी कि एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आ रहा है, तो डेल्टा ई यानी कि वही एनर्जी डिफरेंस है, En2 माइनस En1। N2 यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल, और N1 मीन्स वो फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो डेल्टा ई को हम कैसे लिख सकते हैं, Hc अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इक्वल्स टू माइनस En2 की वैल्यू कैसे होगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस फिर ये -13.6, ये वही वाली वैल्यू जो हमने वहाँ पे पुट करी थी, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, Hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हमने इसमें 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये जो लास्ट वाला है यानी कि N1 वाली वैल्यू ये प्लस में चली जाएगी, तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इफ़ वी डिवाइड, अब यहाँ पे हम इसको राइट हैंड साइड वाले को यानी कि 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, Hc से। Hc इज़ द कांस्टेंट,
राइट हैंड साइड में हम HC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो HC कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, और 1/λ की वैल्यू आएगी 13.6 Z² अपॉन HC, 1/N1² माइनस 1/N2²। अब 13.6 और अपॉन HC, 13.6 अपॉन HC ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं R, दिस इज़ द रेडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर यूनिवर्स होती है। तो 1/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.6 अपॉन HC की जगह R आ जाएगा, R Z² ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2²। दिस इज़ द वेवलेंथ फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन सीरीज़। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो कौन कौन सी सीरीज़ में करता है, कैसे करता है, उसके बारे में है ये, और किस किस लेवल में वो आते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज़ द ऊपर जाते हुए इनके एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और नीचे इसकी वेवलेंथ है। तो इधर n=1, नीचे है सबसे n=1, n=1 यानी कि ऑर्बिट का सबसे अंदर वाला पार्ट है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इसकी E की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n=2 सेकेंड वाला जिसे हम L भी बोलते हैं, उसकी एनर्जी है -3.4। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं एनर्जी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं n=1 लाइमन सीरीज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो वो हर एनर्जी लेवल से करते हैं, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 से 1 में जंप किया, फिर 3 से n=3 से 1 में जंप किया, 4 से 1 में भी जंप कर सकता है, 5 से 1 में भी, और इन्फिनिटी से भी। तो जो इनका हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इनका एनर्जी, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा जो आएगी वो इनके बीच में आएगी, यानी कि n=2 से 1 के बीच में इनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो। और जबकि सबसे कम की एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनेटिव से जंप जब n=1 में करेगा। तो जब n1 के लिए n=1 के लिए जब इलेक्ट्रॉन जंप n1 में करते हैं तब उस सीरीज़ को बोलते हैं लाइमन सीरीज़, दिस इज़ द अल्ट्रा वायलेट रीजन। और जब n=2 में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि L में, तो उसे बोलते हैं हम बामर सीरीज़, दिस इज़ द विजिबल रीजन। एंड n=3 में अगर जंप करते हैं दिस इज़ द पाश्चन सीरीज़, इसे शॉर्ट आयर रीजन भी बोलते हैं। और अगर n=4 में जंप करते हैं तो दिस इज़ द ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और n=5 में फुंड। ऐसे ये बढ़ते जाते हैं और लास्ट में इन्फिनिटी से भी जंप करते हैं। तो जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी जो वेवलेंथ की बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो एनर्जी हमारी उतनी कम होगी। अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो मैंने आपको भी बताया E क्या होता है, HC/λ। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, कैलकुलेट व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम n=2 to 1, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर, मतलब दोबारा से वो टू हायर एनर्जी लेवल से 1 में आ रहा है। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेवलेंथ। तो हम फार्मूला वही वाला लगाएंगे, 1/λ = RZ, R इज़ द रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/N1² माइनस 1/N2²। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। Z हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू जाएगी 1, और N1 की वैल्यू 1 ही है। N1 की वैल्यू आप जानते हैं 1 है, और N2 की वैल्यू 2 है। तो 1² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये एलसीएम इसका लेंगे तो 4 - 1 3, तो R3/4। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो अपोजिट हो जाएगा 4/3, नीचे डिवाइड में R। 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वहाँ पे 1.09 समथिंग, बट 1/R की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये वाली आप याद कर लेना, 911 एंगस्ट्रॉम होती है। लैम्डा = 4/3, यहाँ पे हम 1/R की वैल्यू पुट करेंगे 911, तो कैलकुलेट करके आएगा 134.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जब 2 से 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 134.4 एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं इसके पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी PDF फाइल में। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। थैंक यू।